फ्रेंड्स, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के फिर आए हैं दर्पण चैप्टर से, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रकाश के परावर्तन का पहला पार्ट। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं पार्ट 2 दोस्तों, पार्ट 2। इसमें हम शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे? तो शुरू करेंगे हम दर्पण से कि दर्पण कहते किसको है। दर्पण से हमारे क्लास 10th के जो एग्जामिनेशन है उसमें कुछ न कुछ पूछता है, तो इसको आप बहुत बारीकी से समझेंगे डीपली। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि दर्पण है क्या, दर्पण कहते किसको है। तो दर्पण एक चिकनी अत्यधिक पॉलिश की गई परावर्तक सतह होता है। यानी एक दर्पण उसको कहेंगे जो किसी भी चीज को अत्यधिक पॉलिश करके परावर्तक सतह बनाया जा सके, जिससे प्रकाश का परावर्तन हो, तो वह दर्पण कहलाता है दोस्तों। तो वह दर्पण कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में दर्पण का बहुत सारा उपयोग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, जो कार होता है, बस होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है, एक शीशा लगा होता है। उस शीशा का क्या काम होता है कि पीछे जो भी गाड़ी, कार, बसें रहते हैं उसका प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो यह एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है डीपली पढ़ेंगे। उसी प्रकार बस के भी साइड में दर्पण लगा होता है, जिससे हम पीछे के व्यू को देखने के लिए काम करते हैं। बड़े बड़े सुपरमार्केट, मॉल वगैरह में भी मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, ताकि पूरा जगह को कैप्चर कर सके। तो यह हमारे दैनिक जीवन में दर्पण का उपयोग है। अब हमारे मस्तिष्क में यह बन गया होगा कि आखिर दर्पण क्यों पढ़ाया जाता है, उसका काम क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। अब देखेंगे कि वह काम कैसे करता है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं, एग्जाम में किस रूप में पूछता है, तो उसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक चिकनी अत्यधिक पॉलिश की गई परावर्तक सतह को दर्पण कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक शीशा का, पारदर्शी शीशा का चरखूट, यहाँ पे शीशा का एक टुकड़ा है, इसको हम एक तरफ पॉलिश कर देंगे, मतलब पेंट कर देंगे, एकदम चिकना बना देंगे, जिससे प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो सके, तो यह दर्पण कहला जाएगा दोस्तों। यह हमारा डेफिनेशन हो गया। दर्पण को हम दो प्रकार से देखते हैं, दर्पण को दो प्रकार से देखते हैं दोस्तों। पहला होता है समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो समतल दर्पण सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण वैसा दर्पण है जो अत्यधिक पॉलिश की गई समतल सतह से बना होता है, जो समतल सतह से बना होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे घर में एक चौड़ी ऐसे कोई सतह कर करके एक शीशा का, पारदर्शी शीशा ऐसे बना हुआ हो। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसको पॉलिश करके चिकना, ऐसे सतह को चिकना बना देंगे, रंग करके सतह को पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद यह ऐसा लगेगा जैसे इसमें जो है प्रकाश का अगर रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का परावर्तन हो सके, प्रकाश का क्या हो सके, परावर्तन हो सके, तो इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन का मतलब समतल सतह, वैसा मिरर, वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो, चिकना हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने समतल दर्पण देखा। अब इसका जो दूसरा भाग है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर को देखेंगे। तो ये गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, इसको देखेंगे दोस्तों। गोलीय दर्पण को देखेंगे, यहाँ जो हम देख रहे हैं इससे ही गोलीय दर्पण बनाया जाएगा। ये दोस्तों जो देख रहे हैं वो एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वास्तव में यह एक सर्कल नहीं है। यह एक खोखला गेंद की जैसा शीशा का एक गेंद है, शीशा का खोखला गेंद है दोस्तों। इसको काट करके ही गोलीय दर्पण बनाया जाता है। गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको कट करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम इसको काटेंगे, तो देखिए मान के चलिए कि हम यहाँ से ऐसे काट करके दर्पण को, जो खोखला गेंदा था शीशा का, उसको काट के बाहर निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको ऐसे हम बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इसको बाहर निकाल लिया, यह बाहर निकल गया दोस्तों। इतना भाग जो कटा हुआ था इसको बाहर निकले, तो यह अभी शीशा का है, इससे प्रकाश जो है ऐसे आर पार हो सकता है। तो जब प्रकाश आर पार होगा तो यह दर्पण नहीं कहलाएगा। दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे कि अब इसको हम रंगाई करेंगे, दोनों तरफ में से एक तरफ रंगाई करेंगे।
पहला केस हो सकता है कि हम इधर रंगाई करें एक नंबर तरफ, दूसरा केस हो सकता है कि हम इसके पीछे रंगाई करें। तो दोनों केस में रंगाई होगा और दोनों केस में क्या बनेगा, दर्पण बनेगा। यहाँ से एक और हम ऊपर में ऐसे ले रहे हैं दोस्तों, मान के चलिए एक और ऊपर में आपको दर्शा दिए। तो पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हम जो रंगाई करेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि हमने पार्ट 2 इधर पीछे की तरफ इधर से हमने पेंट से ऐसे ऐसे रंगाई कर दिया, चिकना सतह बना दिया। तो जब जिधर से रंगाई करते हैं दोस्तों, उधर से प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उधर चिकना सतह नहीं होता है। तो हमने भाग 2 की ओर इसको काट करके पहले शीशा को हमने यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसको रंगाई किया। तो जिधर रंगाई करते हैं उधर खुरदरा खुरदरा जैसा पेंट रहता है, बाकी दूसरे जो साइड होता है दोस्त, उधर में एकदम चिकना सतह नजर आता है, क्योंकि उधर कुछ काम हुआ नहीं है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ से यह प्रकाश का अच्छा परावर्तक सतह बन जाएगा। ऐसे इधर से जो है प्रकाश जाएगा तो यह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से एक तरीका का पहला दर्पण बना। अब इसका उल्टा ऊपर में देखे, इधर भी वही चीज है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पीछे इधर से रंग कर दे रहा हूं, पार्ट 1 की तरफ इधर एक नंबर तरफ जो है मैं इसको रंग रहा हूं। इधर इधर जब रंगूंगा तो ध्यान दीजिए कि इधर खुरदरा खुरदरा होगा, तो प्रकाश चिकना किधर होगा, तो इधर 2 नंबर तरफ इधर साइड में चिकना सतह बनेगा। तो जिधर चिकना सतह बनेगा उधर ही प्रकाश का प्रवर्तन होगा। इसमें चिकना सतह किधर रहेगा दोस्तों, तो इधर चिकना सतह रहेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें क्या है, दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। दोनों को यहाँ पे हम दर्पण ही बोलेंगे, एक बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों क्या बना, इस प्रकार से दर्पण का निर्माण होता है। अब डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं। तो परावर्तक सतह घुमावदार होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह घुमावदार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पे देखिए परावर्तक सतह घुमावदार है कि नहीं, अगर यहाँ भी देखे तो यह भी देखिए घुमावदार का मतलब गोल है परावर्तक सतह। इसको अंदर से भी देखेंगे तो इसमें भी परावर्तक सतह घुमावदार है। तो ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसका अगर हम देखें निर्माण की बात करें तो निर्माण कैसे होगा, तो निर्माण होता है दोस्तों, पहले खोखले गोलों के एक भाग को काट करके उसमें सिल्वर की पतली परत लेपित कर दिया जाता है, चांदी से इसमें रंग दिया जाता है। और चांदी जल्दी रंग छोड़े ना, इसके लिए लाल रंग का ऑक्साइड पेंट किया जाता है। चांदी के ऊपर में लाल रंग का पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि चांदी की जो पेंटिंग थी वो गिरे नहीं। जिससे क्या होगा, एक भार अपारदर्शी होगा और दूसरा भार प्रवर्तक होगा। जिधर रंगेंगे उधर अपारदर्शी होगा और दूसरा भाग जो होगा चिकना होगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा। तो इस प्रकार से यह दोस्तों निर्माण हो गया। तो मैंने यहाँ दोनों निर्माण दिखाया था। उसी प्रकार से दोस्तों दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। कौन से, गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटा गया। पहला को बोलते हैं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और दूसरा को बोलेंगे उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ओके दोस्तों, अब दोनों को यहीं से समझेंगे, दोनों को यहीं से समझेंगे। तो यहाँ से पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से समझाता हूँ। किसी के एक खोखले गोलीय भाग को कट किया। अब इसमें क्या करूंगा कि यदि इसको मैं बाहर की ओर रंग दूंगा, ऐसे यहाँ से अगर रंग करके परावर्तक सतह अगर इधर रंग दे, इधर में पेंट कर दे, और दूसरा में जो है दोस्तों अंदर की ओर रंग दे, एक को बाहर और एक की ओर अंदर। अब ध्यान देने वाला है कि गोलाकार दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। तो जिसका भीतरी खोखली सतह परावर्तक होगा वह अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण किसको कहेंगे, वैसा दर्पण जिसमें भीतरी खोखली सतह परावर्तक हो। और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, बाहरी उभरी हुई सतह परावर्तक सतह हो। तो यहां से समझने वाली बात है कि इसको हम बाहर से रंग दिए तो इसमें जो परावर्तक सतह होगा अंदर होगा, यानी खोखला की ओर होगा। यानी इसमें यदि हम इधर क्या होगा, इधर दोस्तों होगा परावर्तक सतह इस साइड में, ठीक है दोस्तों, इधर होगा। और इसमें अगर हम इधर की ओर रंगे हैं तो इधर उल्टा साइड में हो जाएगा परावर्तक सतह, इधर होगा परावर्तक सतह, यानी प्रकाश इधर से आएगा और इधर ही वापस आ जाएगा। तो परावर्तक सतह यह हो गया। ठीक है दोस्तों, परावर्तक सतह जो होगा वह जिधर रंगेंगे उसका दूसरे साइड की ओर होगा। तो ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह अगर खोखले भाग की ओर हो तब उसको बोलेंगे अवतल दर्पण।
इसका नाम जो होगा दोस्तों यह होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी जिसका परावर्तक सतह क्या हो, भीतरी परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उभरा हुआ, यहाँ देखिए यह परावर्तक सतह है, इधर उठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यदि इसमें जाएंगे तो यह परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ हो। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उससे उभरा और उससे उत्तल दर्पण होगा। यह हमारा उत्तल दर्पण का क्या होगा दोस्तों, यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया और यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन पर फिर आएंगे। अवतल दर्पण उसको बोलते हैं जिसका भीतरी खोखली सतह परावर्तक सतह हो, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, इसको बोल सकते हैं क्या हुआ हो, धंसा हुआ हो। ठीक, इसको बोल सकते हैं परावर्तक सतह उभरी हुई हो। ओके दोस्तों, एक और फिगर देख करके हम कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा सा देंगे कॉनकेव, और इसको उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो अवतल दर्पण में कॉनकेव एक वर्ड आता है, केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। तो इन दोनों को देखने के बाद अगर परावर्तक सतह देखे तो कौन गुफा जैसा लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ से देखने में लग रहा है कि यह गुफा की तरह है, ऐसे ऐसे घिरा हुआ है, ये गुफा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह इधर की से देखेंगे तो ये गुफा की ओर नहीं दिखाई दे रहा। यानी गुफा कौन सा है, ये वाला फिगर, यानी इसमें केव लग जाएगा, इंग्लिश में केव लग जाएगा, और दोनों में कौन लगा हुआ है तो यह होगा कॉनकेव। एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव, यानी कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा दोस्तों कि दर्पण किसको बोलते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है भीतरी खोखली सतह होता है, या इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होगा, इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होगा। कैसे बनाते हैं ये भी दिखाएं दोस्तों। तो हमने दर्पण को, दोनों टाइप के दर्पण को डीपली देखा। अब इसमें पढ़ाई के माध्यम से बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबका अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार से दर्पण में छोटा छोटा बिंदु होता है, सारे बिंदु का कुछ न कुछ नाम होगा। तो उस नाम को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझने के लिए पढ़ेंगे। बहुत सारे नाम होते हैं, नाम को पढ़ेंगे दोनों मिरर के लिए। पहला कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए भी वही नाम होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी वही नाम होगा। सिर्फ दोनों में बनाने के लिए अलग अलग तरीका का उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में जो नाम होगा दोस्तों एक ही जैसा होगा। तो सबसे पहले देखिए, यह हमारा जो गोल था, एक खोखला गेंद था शीशा का, इसमें से हमने पहले क्या किया, इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद चलिए इसको काट दिया दोस्तों, काटने के बाद इसको रंगाई करते हैं, तब यह क्या बनता है, दर्पण बनता है। तो इसमें अगर हम रंगाई ऐसे बाहर की ओर कर दे तो यह हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। भली भांति लग रहा है कि यह अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में इंग्लिश में बहुत सारे टर्म होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे P लिखा हुआ है, क्या होगा, उसी तरीका से कैपिटल F लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा। फिर यहाँ देखो दोस्तों C लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, उसको देखेंगे। फिर यहाँ देखने वाले हैं कि M से लेके M डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा। इस सारे टर्म को हम बारी बारी से समझेंगे। फिर एक और चीज लिखा हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के दूरी को स्मॉल f कहेंगे, उसी प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को स्मॉल r कहेंगे दोस्तों। तो ये टर्म है क्या, इसको बारी बारी से समझेंगे। पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जो शीशा हम यहाँ से ऐसे काटे थे, काट करके जितना दूर हम रंगाई किए थे तो उतना ही दूर में प्रकाश का परावर्तन हो सकता है। तो जितना दूर में हम शीशा बनाए काट करके रंगाई किए तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं किस से, उसको एक भाषा से डिनोट कर रहे हैं एम, और यहाँ कर रहे हैं एम डैश। तो एम से लेके एम डैश की दूरी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे, दर्पण का द्वारक बोलेंगे। दर्पण के द्वारक किसको बोलेंगे, एम से लेके एम डैश को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एम से लेके एम डैश को द्वारक बोलेंगे। यानी डेफिनेशन देखे तो दर्पण का प्रभावी रूप जिससे प्रतिबिंब बन सकता है उसके भाग को द्वारक कहते हैं। यानी दर्पण का प्रभावी भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो सकता है, पूरे भाग को इसको बोलेंगे द्वारक।
ये दोनों दर्पण के लिए होगा, अवतल दर्पण के लिए होगा और उत्तल दर्पण के लिए भी यही डेफिनेशन होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने एम डैश देख लिया। अब देखेंगे यहाँ पे कैपिटल पी किसको बोलते हैं। कैपिटल पी को बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या है? तो दोस्तों जितना हम एम से लेकर के एम डैश तक जो हम लोगों ने दर्पण काटा था और रंगा था, उसके कहीं ना कहीं एक बीच पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे बीच पॉइंट है, तो इसके बीच पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं दोस्तों, ध्रुव बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव बोलेंगे जिसको पी से डिनोट करेंगे। तो ध्रुव का डिफिनेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसको, यह हो गया इधर बाएं तरफ ध्रुव। तो ध्रुव का डिफिनेशन देखा जाए तो गोलाकार दर्पण का जो केंद्र होता है, दर्पण का केंद्र, न कि गेंद का, दर्पण का जो केंद्र होगा वह ध्रुव कहलाएगा। दर्पण कब बनेगा? जब हम काट दे, उसको रंग दे, तब वह दर्पण बनेगा, उसके पहले वह दर्पण नहीं है। तो दर्पण हमारा यहाँ एम से लेके एम डैश था, तो इसके बीच में जो केंद्र होगा वही उसका ध्रुव कहलाएगा दोस्तों। यहाँ डेफिनेशन बहुत सा सिंपल, प्यारा है, इजी है कि गोलाकार दर्पण का केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? तो ध्रुव को हम कैपिटल पी से क्या करते हैं? संकेत में लिखते हैं, कैपिटल पी से लिखते हैं। तो अब आप समझ गए कि कैपिटल पी का मतलब क्या होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या देखेंगे? अगला देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? यह है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यह जो हम गोलीय दर्पण बनाए हैं, यह पहले खोखला एक गेंदा था, शीशा का एक गेंदा था, इसको काटे थे। तो जो दर्पण जिस खोखले गेंदा का काट करके बनाया गया है, उसका कोई ना कोई एक गेंदा का सेंटर होता है। गेंदा जो काटे थे, खोखला गेंद, उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, तो इसके सेंटर को ही हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। जो खोखला गेंद था, गेंद के केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलेंगे। अगर इसको डेफिनेशन में लिखेंगे तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन देखा जाए दोस्तों तो वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र उसको बोलेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले के केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। खोखले गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको दोस्तों सूचित करते हैं कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी हमारा यहाँ पे था, यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया दोस्तों, वक्रता केंद्र हो गया। अब आगे जो समझेंगे दोस्तों वह समझेंगे, क्या समझेंगे? अगला टर्म समझेंगे वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और जब दूरी को लिखेंगे तो स्मॉल आर से लिखेंगे। तो वक्रता त्रिज्या को समझना है दोस्तों। वक्रता त्रिज्या हमारा अगला हो गया टर्म। तो गोले का जो त्रिज्या होगा, ये जो गेंद है, खोखला गेंद, इसका कोई ना कोई त्रिज्या होता है, उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कि एक खोखला गोला था दोस्तों, इसका क्या था? त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र से, बीच में केंद्र से कहीं भी किनारा को ऐसे मिला दिया जाए तो यह जो दूरी कहलाता है वही इसको त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ से देखिए ये लाइन से ऐसे दिखाया हुआ है, इसके त्रिज्या है, इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखा जाए तो जो गोले की त्रिज्या होता है, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोला जाएगा, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से दोस्तों सूचित करते हैं। डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे, दूरी को करेंगे, या दूरी है स्मॉल आर से सूचित करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे सूचित किया हुआ है। ये टर्म हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब अगला जो टर्म है यहाँ पे, यह देखिए दोस्तों, यह है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा? यह रहा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बहुत ही सिंपल सा टर्म है, अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो C और P से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। C और P से गुजरने वाली, तो C हमारा कहाँ था? तो हमारा C यह हो गया दोस्तों, और P हमारा यह हो गया। यहाँ से दोनों जो सीधा लाइन ऐसे खींच देंगे, यही इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। C से P के जो खींच देंगे, यही इसका
मुख्य अक्ष कहलाएगा। बहुत सिंपल है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र से होने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों। अब हम एक चीज और देखेंगे कि अभिलंब किसको बोलते हैं। यह हमारा अभिलंब है, यह जो हमारा है वो अभिलंब है। तो किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। कहीं से भी वक्रता केंद्र यानी सी पर कहीं से भी एक लाइन खींच दे उसको अभिलंब करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह हमारा सी था दोस्तों, सी है, सी को यहाँ एम से एक हम छोटा छोटा लाइन ऐसे ऐसे खींच दे रहे हैं तो यह अभिलंब कहलाएगा। हमारा मन है कि हम यहाँ से खींच दे, एम डैश से खींच दे, तो ऐसे ऐसे यहाँ भी खींच देंगे तो यह भी अभिलंब कहलाएगा। यानी वक्रता केंद्र पर दर्पण से कहीं भी एक लाइन खींच दे वह उसका अभिलंब कहलाएगा दोस्तों। तो यह हमारा विभिन्न प्रकार का टर्म था, यह हमारा विभिन्न प्रकार का टर्म था। अभी कुछ टर्म हम लोगों ने समझा है, कुछ टर्म और आगे चल करके दोस्तों समझेंगे, कुछ टर्म और आगे चल करके हम लोग समझेंगे दोस्तों।